नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इन दिनों उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ की बहुत चर्चा हो रही है। कई लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ वजह बताई कि उनकी सेहत खराब है, नासाज है तबीयत, इसी वजह से वो अब उपराष्ट्रपति पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह रही कि जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद या उससे पहले जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तब भारतीय जनता पार्टी के बहुत दुलारे माने जाते थे। लेकिन इसके बाद भी जगदीप धनखड़ विदाई भाषण देने नहीं आए। उनको कोई विदाई नहीं चाहिए, वो सरकार से मिलना तक नहीं चाहते। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो जरूर रही होगी। अगर मान लीजिए कि उनकी सेहत खराब है तो कम से कम उनकी एक ज़बरदस्त विदाई होनी चाहिए। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आप ट्वीट देखेंगे तब नरेंद्र मोदी का ट्वीट एक औपचारिकता भर लगता है। ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ का जाना सरकार का बोझ हल्का करता है। अब सरकार किस दबाव में थी, हम आज उन 8 वजहों को आपके सामने रखेंगे। आपने अभी तक बहुत सारी वजहें अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख भी ली होगी, लेकिन आप थोड़ी ही देर हमारे साथ रहिए, आपको कुछ बहुत अच्छी जानकारी हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर समझते हैं। यहां तक कि उनके लिए आरएसएस भी कुछ नहीं है, मतलब संगठन और संघ दोनों उनके लिए कुछ नहीं है। अब आप पूछेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। थोड़ा आपको 1 साल पीछे लिए चलते हैं, करीब 1 साल। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और बीच चुनाव में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, संघ की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद, उसके कुछ हफ्तों के बाद जो चुनाव नतीजे आते हैं, उसने बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। वो चुनाव नतीजे ऐसे थे कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्हीं जेपी नड्डा की वजह से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने अब की बार उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको लगेगा कि इन दोनों मामलों का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन आपको डिटेल में समझाते हैं। उससे पहले जरा अलग अलग चैनलों पर या बाजार में क्या चर्चा चल रही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर, वो आपको समझा देते हैं। सबसे पहला कारण तो आपने देख ही लिया कि लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है और खुद जगदीप धनखड़ ने कहा है। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उनकी तबीयत खराब थी और वो कई बार कई प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में चुनाव है तो बीजेपी यानी कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि उपराष्ट्रपति के पद पर किसी ऐसे आदमी को बिठाया जाए जो कम से कम या फिर जिसका लिंक कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश से हो। अब इसमें उत्तर प्रदेश का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि बिहार का चुनाव इसी साल है और इस चुनाव के करीब 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। अगले साल से उत्तर प्रदेश चुनाव का भी माहौल बनने लगेगा और जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, कम से कम इतना तो तय है कि वो 5 सालों के लिए बनेगा और जब 5 सालों के लिए कोई उपराष्ट्रपति बनेगा तो उत्तर प्रदेश चुनाव उसी बीच में होंगे। तो उत्तर प्रदेश का लिंक सामने आ रहा है। फिर कहा गया कि मनोज सिन्हा एक प्रबल दावेदार हैं और मनोज सिन्हा को लाना था, जिनका प्रभाव बिहार में भी है और जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है। खासतौर पर जब आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो मनोज सिन्हा का एक अच्छा प्रभाव है और बिहार में जो पूर्वांचल से सटा हुआ बेल्ट है, वहाँ वो एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं, अच्छे से जाने पहचाने जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस वजह से धनखड़ का इस्तीफा लिया गया। उन्होंने दिया नहीं, लिया गया, ऐसी चर्चा हुई। अब जो दूसरा मुद्दा उठा, इसमें मोहम्मद आरिफ खान का नाम आया। मोहम्मद आरिफ खान का नाम इसलिए आया कि बड़ा मतलब सरकार के भरोसेमंद बनकर उन्होंने बिहार में काम किया। इससे पहले वो केरल में काम कर चुके थे और उनकी जो भूमिका है या उनका जो स्टैंड रहा वो हमेशा बीजेपी को सूट करता रहा, मतलब बीजेपी के फेवर में रहा। तो चर्चा ये चली कि मोहम्मद आरिफ खान को दिल्ली बुलाकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो इसमें बिहार का एंगल जोड़ा गया।
अब जो तीसरी वजह सामने आई उसमें कहा गया कि जगदीप धनखड़ जाट नेता रह चुके हैं और बहुत बड़ा कद है उनका, मतलब जाटों के बीच एक बहुत धाकड़ और दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो सोशलिस्ट रह चुके हैं, फिर कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में आए थे वो। तो उनको उनकी विचारधारा हर पार्टियों से मेल खाती है। और आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के कुछ दल थे, कुछ पार्टियां थी, करीब 55 लोग जो उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आने वाले थे लोकसभा में, आपने देखा होगा कि वो भी उनके इस्तीफे के बाद बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि बड़े अच्छे आदमी थे। तो वो जब ये कहते हैं कि बड़े अच्छे आदमी थे, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो हर तरह की विचारधारा में बड़े फिट बैठ जाते हैं, जगदीप धनखड़। तो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जाटों को रिझाने के लिए, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, तो लोग अब इस बात पर भी कयास लगा रहे हैं कि जाटों को रिझाने के लिए हो सकता है कि जगदीप धनखड़ को अब चुनाव में उतारा जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद होता है और मुझे लगता है कि चुनाव में जाना, अगर जगदीप धनखड़ जाते भी हैं तो उस पद की गरिमा को वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब चर्चा हो रही है तो चर्चा पर हम बात करते हैं। चर्चा ये भी हो रही है कि उन्हें हो सकता है कि जाट बेल्ट के किसी इलाके से कुछ बड़ा पद देने का ऑफर दिया गया हो, या संगठन में कुछ बड़ा देने का ऑफर दिया गया हो बीजेपी की तरफ से, और इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो पांचवी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है वो बहुत अहम है, उस पर सबको गौर करना चाहिए। पांचवी चर्चा है कि कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ हफ्तों पहले, संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया कि 75 ईयर्स एक कट ऑफ डेट, मतलब होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, कट ऑफ ईयर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 75 साल का जो भी हो वो मुख्य राजनीति से संन्यास ले ले और बाहर बैठे, ताकि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका मिले। अब जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा तो जाहिर सी बात है उनका ये इशारा, उनका ये मैसेज बीजेपी के संगठन को था। और बीजेपी के संगठन को जब ये मैसेज गया तो कयास ये लगने लगे कि इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा देंगे? वो मुख्य राजनीति से क्या संन्यास ले लेंगे? तो कुछ लोग अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई रास्ता खाली किया गया हो, या ये भी हो सकता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान ने सबसे पहला विकेट अगर किसी का गिराया तो जगदीप धनखड़ का गिरा दिया। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जगदीप धनखड़ संगठन के आदमी नहीं थे, वो एक संवैधानिक पद पर, और वो भी बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे जो संगठन से ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरह की भी चर्चा चल रही है। अब इसमें एक चीज और आ रही, जो सबसे अहम चर्चा है, जो छठी बात है, जो छठा पॉइंट है, उस पर आपकी नजर हम खींचना चाहेंगे। वो है इंपीचमेंट को लेकर। इंपीचमेंट किसका? अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में दिल्ली में एक जज के घर से बहुत सारे पैसे, जले हुए नोट, राख में बदले हुए नोट बरामद किए गए थे। और उसके बाद से जस्टिस वर्मा के घर से जब ये नोट मिले, उसके बाद से ही जगदीप धनखड़ जुडिशरी पर, खासतौर पर न्यायपालिका पर कई बार हमले कर चुके थे। अब हमने आपको, जैसा कि पहले ही बताया, आपने नीचे देखा होगा, हमने एक लाइन लिखी है कि फोन कॉल पर तगड़ी बहस हुई, जिसके बाद जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो तगड़ी बहस वाली बात है, वो फोन कॉल पर जो बहस हुई है, वो कहा जा रहा है कि इसी इंपीचमेंट से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो जस्टिस वर्मा के घर जो कैश बरामद किए गए थे, उस पर चर्चा की मांग की गई। ऐसा सूत्र बताते हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर चर्चा हो, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति होती है लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एक कार्य मंत्रणा समिति होती है। कार्य मंत्रणा समिति ने वक्त दे दिया इस पर, मतलब कार्य मंत्रणा समिति का काम यह होता है कि संसद के भीतर किस बात की चर्चा होगी, किस बात की चर्चा नहीं होगी, ये वो तय करता है, समय भी वही तय करता है। अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है एनडीटीवी, उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि केंद्र से एक कॉल आई थी
और ये कॉल आई जिसके बाद उपराष्ट्रपति और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति आ गई। अब उसके बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचे थे जगदीप धनखड़ के पास। या तो वो जिस हालत में है उसी हालत में उन्हें अपना टर्म पूरा करना था, या फिर अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना था। ऐसी नौबत आ गई थी। उन पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन जगदीप धनखड़ क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत रेप्यूटेड आदमी हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार विपक्ष भी उन पर सवाल उठा चुका है इस बात को लेकर कि वो ज़्यादा फेवर करते हैं सरकार को। तो उनको ये बात बुरी लगी, उस फोन कॉल के बाद ये बात बुरी लगी। अब बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जो अचानक इस्तीफा दिया, केंद्र को यह भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी विदाई के मौके पर ट्वीट किया या पोस्ट लिखा, तो उसमें बस औपचारिकता भर उन्होंने पूरी की। कहा जाता है कि मानसून सत्र की शुरुआत में इस पर चर्चा के लिए, मतलब इंपीचमेंट पर, जस्टिस वर्मा पर इंपीचमेंट को लेकर एक चर्चा कराना चाहता था विपक्ष। नोटिस दिया विपक्ष ने, सरकार से बिना पूछे ही जस्टिस वर्मा के ऊपर चर्चा करने के लिए जगदीप धनखड़ तैयार हो गए। कहा यह जाता है कि जगदीप धनखड़ ने नोटिस को स्वीकार किया और सदन के महासचिव से कहा कि आप इसको लेकर जो भी जरूरी कार्रवाई हो वो आप करिए। अब ये बात जो है सरकार के गले नहीं उतरी, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने, अब आपने देखा होगा कि एक मंत्री होते हैं संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उनसे कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। जेपी नड्डा राज्यसभा में हैं, कहा जाता है कि जेपी नड्डा को भी कुछ पता नहीं चला। अब जब कुछ पता नहीं चला तो बड़े वो नाराज हो गए कि अकेले ही सभापति ने कैसे ये फैसला ले लिया। और कहा जाता है कि इसी के बाद एक हॉट टॉक हुई है, एक गर्मा गर्म बहस हुई है। पहले तो ये भी चर्चा है कि मीटिंग से किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने बाहर जाने को कह दिया जगदीप धनखड़ को, जो कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी बस चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो ये भी बात कही जा रही है, ये भी बार बार इशारा किया जा रहा है कि जब कार्य मंत्रणा समिति, क्योंकि सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति के प्रमुख होते हैं, तो उन्होंने जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं पहुंचे, जेपी नड्डा भी नहीं पहुंचे, सिर्फ विपक्ष के सांसद पहुंचे, सत्ता पक्ष का कोई मौजूद ही नहीं था। यह एक अघोषित रूप से ऐसा था जैसे उस कार्य मंत्रणा समिति का बॉयकॉट किया जा रहा हो सरकार की तरफ से। जगदीप धनखड़ ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। उन्होंने केंद्र से यह सवाल पूछा, संसदीय कार्य मंत्री से भी पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, मैं तो सभापति हूं। तो कहा जा रहा है कि यह एक सबसे बड़ी वजह बनी जिससे टकराव बढ़ गया। टकराव बढ़ा तो टकराव इस लेवल पर पहुंच गया कि जेपी नड्डा और जगदीप धनखड़ के बीच कुछ बहस भी हुई। इसी बीच एक कॉल आई, कॉल केंद्र से आई। वो कॉल क्या थी, किसकी थी, अभी इस पर बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कॉल आई है। और उसी कॉल में कहा गया कि आपके पास देख लीजिए आपको क्या करना है। सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, आपको रहना है तो सरकार के हिसाब से रहिए, नहीं रहना है तो आपको आपके सामने इस्तीफे का ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके जगदीप धनखड़ और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जेपी नड्डा ने पिछले साल संघ पर एक बयान दिया था और वो बयान उनके लिए बैकफायर कर गया था। बाद में उन्होंने अपने बयान से उनको यू टर्न लेना पड़ा, उस बयान के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। जेपी नड्डा का जो कद है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी में बहुत बड़ा है, सरकार में भी बहुत बड़ा उनका कद माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जितना विरोध किरण रिजिजू ने नहीं किया, मतलब संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं किया, उतना विरोध जेपी धनखड़ का विरोध किया है जेपी नड्डा ने, उतना विरोध जगदीप धनखड़ का जेपी नड्डा ने किया है। तो ये सबसे बड़ी वजह रही जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाए धनखड़ और उन्होंने अंतिम फैसला लिया कि इस्तीफा देंगे। उनका अंतिम फैसला ये भी था बड़े स्वाभिमानी तरीके से। देखिए, ये पहली बार हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है
कि जब संसद की कार्यवाही चल रही है, अभी कार्यवाही के 1 दिन ही हुए हैं कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देने का मतलब कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनका पद खाली हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब जाहिर सी बात है ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि अब विपक्ष के कई सांसद इस बात को लेकर नाराज हो गए हैं, सरकार पर हमलावर हो गए हैं कि जगदीप धनखड़ को जानबूझकर इतना मजबूर किया है सरकार ने कि वो इस्तीफा दे दें। जो सांसद 1 साल 2 साल पहले उनकी मिमिक्री करते थे, वो सांसद भी अब कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के साथ बुरा हुआ। जयराम रमेश, राहुल गांधी सरीखे नेता, प्रियंका गांधी सरीखे नेता इस बात पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देखिए, मैसेज तो अच्छा नहीं गया। अब चुनाव में सरकार को कितना इसका नुकसान होता है और कितना नफा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जेपी नड्डा की तरफ से हुई ये गलती पार्टी को थोड़ा बहुत डेंट तो जरूर पहुंचा रही है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।